लागत के तत्व के बाद हम पढ़ने हैं चल रहे हैं श्रम लागत के नियंत्रण। श्रम लागत देखो दो नियंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मटेरियल का नियंत्रण, किसका नियंत्रण? क्योंकि जो अमाउंट सबसे ज्यादा खर्च होता है किसी आउटपुट में प्रोडक्ट के, वो क्या होता है बेटा? मटेरियल होता है। क्या होता है? सबसे पहले मटेरियल ही तो लगता है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जो भी वस्तु का निर्माण करते हैं, उसमें मेन प्रोडक्ट क्या लगता है? मटेरियल लगता है। मटेरियल के बाद सबसे ज्यादा पैसा किस पे खर्च होता है बेटा? रुपए? लेबर। किस पे खर्च होता है? लेबर को क्या बोलते हैं? श्रम। लेबर को क्या बोलते हैं? श्रम। श्रम का मतलब क्या हुआ? श्रम का मतलब हुआ जो श्रमिकों को भुगतान किया जाता है, जो कारीगरों को भुगतान किया जाता है, जो कर्मचारियों को भुगतान किया जाता है। इस तरह का कोई भुगतान जो कि कर्मचारी, जो एम्प्लॉय हैं, जो वहां काम करने वाले हैं, उनको जो पेमेंट किया जाता है, वो सारे हम लोग इंक्लूड करते हैं लेबर में, श्रम। तो श्रम का लागत भी नियंत्रण किया जाता है क्योंकि अमाउंट जो मोस्टली आफ्टर मटेरियल एक्सपेंड होता है वो किस पे होता है? लेबर पे। ओके, अमाउंट, ह्यूज अमाउंट एक्सपेंडेड इन द मटेरियल एंड इन द लेबर। तो लेबर पे कंट्रोल करना भी अति आवश्यक होता है। श्रम लागत पे कैसे नियंत्रण किया जाता है वो पूरा टॉपिक आप पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग, श्रम लागत पर नियंत्रण से क्या आशय है? श्रम लागत पर नियंत्रण से क्या आशय है? श्रम लागत पर नियंत्रण से क्या आशय है? श्रम लागत को प्रभावित करने वाले, श्रम लागत को प्रभावित करने वाले तत्व बताइए। श्रम लागत को प्रभावित करने वाले तत्व। लेबर कॉस्ट कंट्रोल। लेबर कॉस्ट कंट्रोल। लेबर की कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए तो इसको प्रभावित कौन कौन कर सकते हैं? तो लिख देंगे श्रम लागत को प्रभावित करने वाले तत्व। श्रम लागत को प्रभावित करने वाले तत्व। फैक्टर्स affecting labor cost। लेबर की कीमत, जो लेबर को भुगतान किया जाता है, जो श्रमिकों को भुगतान किया जाता है, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं? कहने का मतलब वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं जिन पे विशेष फोकस करना पड़ता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी को। जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है उसको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि कहां कहां पर नियंत्रण किया जाए। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे अगर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे तो लेबर का जो कॉस्ट है उस पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसमें लिखेंगे, फर्स्ट आप लोग स्टार्ट करो, पहला लिखिए व्यर्थहीन काल। व्यर्थहीन काल, व्यर्थहीन काल। आइडल टाइम, आइडल टाइम नंबर 1। व्यर्थहीन काल। व्यर्थहीन काल क्या होता है इसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूं। ओके, नेक्स्ट आधी समय, आधी समय, ओवर टाइम, ओवर टाइम।
दो फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट आपने देख लिया, नेक्स्ट आकस्मिक श्रमिक। आकस्मिक श्रम, कैजुअल लेबर। आकस्मिक श्रम। श्रम निकासी, लेबर टर्नओवर, लागत को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो लागत को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, किसके? श्रम। जिनका विशेष फोकस किस पे होता है? श्रम पे होता है कि वो श्रम की लागत को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। उन पे नियंत्रण करना जरूरी है, उनको जानना जरूरी है। ये 4 पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। व्यक्तिहीन काल, आइडल टाइम, आधि समय, ओवर टाइम, आकस्मिक श्रम, कैजुअल लेबर और श्रम निकासी। तो हम एक एक पे फोकस करेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द आइडल टाइम, व्हाट इज द ओवर टाइम, आकस्मिक श्रमिक से आप क्या समझते हैं, श्रम निकासी क्या होती है। तो ये 4 टिप्पणी के रूप में दे देते हैं और ये बहुत ही अति आवश्यक है आपको जानना और समझना। हेडिंग डालेंगे फर्स्ट वाला डालेंगे व्यक्तिहीन काल। पहला फर्स्ट, व्यक्तिहीन काल है क्या? किसी भी उत्पादित कारखाना में जहां पर उत्पादन होता है, थोड़ा सा लिख लो, लिख लीजिए। किसी भी कारखाना में श्रमिकों को जितने समय का श्रम या मजदूरी भुगतान किया जाता है उससे कम समय ही श्रमिकों द्वारा उत्पादन में दिया जाता है। उससे कम समय ही श्रमिकों को उत्पादन में दिया जाता है। जैसे मान लीजिए श्रमिक है मिस्टर ए। कौन सा है? मिस्टर ए। ये एक लेबर है। इसको जो बेसिस दिया गया वो दिया गया टोटल ₹1000 फॉर 10 आवर्स। उसको भुगतान कितना किया गया? 1000। कितना भुगतान किया गया? एक श्रमिक था जिसका नाम था मिस्टर ए। उसको जो भुगतान किया गया टोटल वो कितना किया गया? 1000 दिया गया। और कितने घंटे के लिए? लेकिन उसने 10 घंटे काम नहीं किया। घंटे उसको 10 दिया गया लेकिन वो 10 घंटे काम नहीं किया। अब बोले सर क्यों नहीं किया 10 घंटे काम? क्योंकि मजदूरी तो हमने आपको कितने घंटे का दिया? 10। हमने ये कहा था कि 10 घंटे अगर आप काम करते हो तो आपको पेमेंट कितना मिलेगा? 1000। तो क्यों 10 घंटे काम नहीं किया? अब वो कारण क्या हो सकता है? हो सकता है कोई ऐसी कोई ऐसी सिचुएशन आ गई होगी, कोई ऐसी समस्या आ गई जिससे वो कुछ समय काम ना करके केवल बैठा है लेकिन उसकी मजदूरी दी गई। आप पूछ सकते हो सर ऐसा क्या हो सकता है? हमने कहा समझ लीजिए कुछ समय के लिए मशीन जो है खराब हो गई। कुछ समय क्या हो गई? मशीन खराब
खराब हो गई। अब अगर मशीन खराब हो जाती तो क्या उसको भुगतान नहीं किया जाएगा? मशीन खराब हो गई तो क्या उसको पेमेंट नहीं दिया जाएगा? मशीन खराब होना किसकी जिम्मेदारी है? प्रबंधक का। उसमें श्रमिक की तो कोई गलती नहीं है ना, तो उसको तो कोई पेमेंट मिलेगा, उसको तो भुगतान किया ही जा रहा है। बोलिए, उसको तो पेमेंट हो रहा है, उसको तो भुगतान किया जा रहा है। तो इस तरह का जो होगा, जैसे मानिए लाइट चली जाना, काम हो जा रहा है किसी कारण से, इलेक्ट्रिसिटी लाइट जो है क्या हो गई, खत्म हो गई, चली गई, या कुछ भी कारण हो गया मशीन नहीं चल पाई। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? हो सकता है कि जहां पर फैक्ट्री है, जहां कार्य किया जा रहा है वहां पर, और लेबर जो है बहुत दूर से आता है, उसको आने में बहुत समय लग जाता है, तो उतना समय क्या हो रहा है, समय का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कोई किसी कारण से वो काम ना कर पाए, कोई मजदूर बैठा रहे, मजदूर काम ना कर पाए, केवल बैठा रहे, और टाइम जो है क्या हो रहा है, टाइम तो नहीं कम होगा, टाइम तो बढ़ता रहेगा, तो मजदूरी तो 10 घंटे की उसको मिली कि नहीं मिली? जबकि काम उसने कितने घंटे किया? केवल 8 आवर्स। कितने काम किया? केवल 8 आवर्स ही काम किया है, बस, इससे ज्यादा काम नहीं किया। तो 8 घंटे ही उसने काम किया, जबकि मजदूरी कितने घंटे की दी गई? 10 घंटे की दी गई। ओके, ठीक। अब देखना, तो इसको इस तरीके का जो पेमेंट होगा, जो कि उसने काम नहीं किया है, उत्पादन में समय नहीं दिया है, लेकिन पेमेंट करना पड़ा, तो उसको बोलते हैं व्यर्थहीन काल। उसको क्या बोलते हैं? व्यर्थहीन काल। क्लियर हो चुका है? ओके, तो व्यर्थहीन काल क्लियर है। दूसरे स्टेप पे आते हैं, नोट कर लीजिए, आदि समय। हेडिंग डालिए, आदि समय ओवर टाइम। आदि समय ओवर टाइम। आज समय ओवर टाइम। ओवर टाइम के नाम, ओवर टाइम एक फेमस वर्ड है, और ओवर टाइम बहुत लोगों ने सुना होगा, ओवर टाइम है क्या? आज समय ओवर टाइम, जैसे कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रोग्राम होने वाला है, कोई एक मकान मालिक था, उसने बोला कि हमारे यहाँ क्या है, एक प्रोग्राम होने वाला है, और उसकी वजह से जो प्रोग्राम होगा उसकी वजह से वो काम जो है जल्दी करना। जैसे कोई काम दिया गया, मजदूर रखा गया, और बोला कि हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम है 10 दिन के अंदर, और आपको ये 10 दिन के अंदर काम को समाप्त करना है। किसके अंदर समाप्त करना है? 10 दिन के अंदर आपको काम को समाप्त करना है। तो क्या 10 दिन के अंदर वो काम नहीं समाप्त करना है? उसने कहा भाई 10 दिन में तो नहीं हो सकता। तो जब 10 दिन में नहीं होगा तो कैसे कंप्लीट होगा? उससे पूछा जाएगा, बोलेगा आप ओवर टाइम करो, अधिक समय देंगे, नाइट में थोड़ा समय दे दीजिए, आपको 8 घंटे काम करना है, आप 10 घंटे काम कर लो। बोला लेकिन हम मजदूरी तो 8 ही घंटे मिलती है। भाई मजदूरी जो हमें मिल रही है वो 8 घंटे की है, अब 8 घंटे से ज्यादा काम करूंगा तो हम आपसे क्या लूंगा? ओवर टाइम लूंगा, अधिक समय दूंगा तो उसका अधिक चार्ज लूंगा। अब मान लीजिए सामान्य घंटे का जो नॉर्मल टाइम है उसका पेमेंट अगर हो रहा है 100 रुपए, 1 घंटे का कितना? 100 रुपए नॉर्मल टाइम है, और अगर ओवर टाइम करेगा तो जस्ट डबल होगा। ओवर टाइम का क्या पेमेंट होता है? जस्ट डबल। जैसे किसी वर्कर ने नॉर्मल जो है 8 आवर्स किया, नॉर्मल कितना किया? 8 आवर्स। नॉर्मल कितना कर दिया? 8 आवर्स उसने किया है, जबकि ओवर टाइम कितना किया? ओवर टाइम कर दिया 2 आवर्स, और नॉर्मल रेट कितना है? 100 रुपीज पर आवर। नॉर्मल रेट कितना है? 100 रुपीज पर आवर, तो 100 रुपीज पर आवर है, 8 आवर्स इंटू कितना रुपीज 100 पर आवर, तो कितना हो जाएगा? 800। बात समझ रहे हो? नॉर्मल जो आवर था वो कितना है? 8 आवर्स, जबकि 100 रुपए पर आवर रेट है, तो टोटल कितना पेमेंट हुआ? ओवर टाइम कितना दिया बेटा? 2 आवर्स। 2 आवर्स का ओवर टाइम, और रेट पर आवर कितना है? 100, तो जस्ट डबल हो जाएगा। जस्ट क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा रुपीज 200 पर आवर, और इस तरह उसको पेमेंट कितना मिलेगा? 400। तो टोटल कितना हो गया? 1200। बात समझ रहे हो? हमने कहा नॉर्मल से जस्ट डबल। ओवर टाइम रेट कितना होता है? नॉर्मल से जस्ट डबल। ये क्लियर हो गया? समझ में आया?
नेक्स्ट आते हैं हम लोग आकस्मिक श्रम। आकस्मिक श्रम लिखिए। ओवर टाइम में लिखा है, थोड़ा सा लिख लो ओवर टाइम। सभी कारखानों में श्रमिकों को कार्य करने का एक समय निर्धारित कर दिया जाता है। सभी कारखानों में श्रमिकों को कार्य करने का एक समय निर्धारित कर दिया जाता है। परंतु कभी कभी किसी कारणवश अधिक काम को पूरा करने के लिए, अधिक कार्य को पूरा करने के लिए श्रमिकों से निर्धारित कार्य घंटों के अतिरिक्त कार्य लिया जाता है। इस प्रकार के कार्य के लिए जितना मजदूरी भुगतान किया जाता है उसे ओवर टाइम मजदूरी या वेजेस बोलते हैं। ओवर टाइम का रेट नॉर्मल से जस्ट डबल होता है। द रेट ऑफ ओवर टाइम इज जस्ट डबल ऑफ नॉर्मल टाइम। अब हेडिंग डालिए आकस्मिक श्रम, कैजुअल लेबर। आकस्मिक श्रम, कैजुअल लेबर। आकस्मिक श्रम क्या है? कैजुअल लेबर है क्या? जैसे नाम से समझ में आ रहा होगा, आकस्मिक श्रम। आकस्मिक अचानक, कभी कभी कारखाना में किसी विशेष वस्तु की डिमांड, जो मांग होती है, वो एकाएक बढ़ जाती है। मतलब उपभोक्ता उस वस्तु की मांग अधिक करने लगते हैं, और जब उपभोक्ता उस वस्तु की मांग अधिक करने लगते हैं जो कि कंपनी ने सोचा नहीं था, तो कंपनी को मजबूर होकर कुछ ऐसे श्रमिकों को रखना पड़ता है जो परमानेंट नहीं होते। उनको ये पता है कि जो अधिक कार्य हो रहा है, अधिक मांग है, ये केवल ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीने का रहेगा बस। उसके बाद ये मांग अपने आप क्या हो जाएगी, स्वतः ही कम हो जाएगी, सामान्य हो जाएगी। तो उसके लिए परमानेंट लेबर तो नहीं रख सकते, नहीं रखेंगे। तो उस सिचुएशन में, उस स्थिति में करते क्या है, श्रमिक को कुछ समय के लिए एक मजदूर के रूप में रख लिया जाता है, और जितना उनका पेमेंट होता है उसको कर दिया जाता है बस। तो ये जो कुछ समय के लिए श्रमिक को रखा जाता है, आकस्मिक समय कहलाता है। क्या कहलाता है? आकस्मिक समय। जैसे मान लीजिए सोचा गया कि जो ठंडी होगी वो नॉर्मल होगी, और लगभग 2-3 साल से लगभग नॉर्मल हो रही, पिछले प्रीवियस 2-3 ईयर से ठंडी मान लो कि नॉर्मल हो रही है। तो कंपनी ने सोचा कि इस साल भी करंट ईयर में नॉर्मली ठंडी होगी, क्या जरूरत है बहुत ज्यादा गर्म वस्त्रों का निर्माण कराने से, क्योंकि बिक्री हो नहीं पाएगी, तो लेबर को हमें बहुत जरूरत है नहीं हायर करने की, कुछ अपना एक कॉमन लेबर रख दिए, इतना लेबर को रखना है बस। लेकिन पता चला कि ठंडी अटेंडेंट खूब बढ़ गई,
ठंडी जितना सोचा था एक्सपेक्टेशन से अधिक बढ़ गई, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मांग बढ़ जाएगी गर्म कपड़ों का, तो उनको कुछ लेबर को आकस्मिक रूप से रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार का जो पेमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, आकस्मिक कैजुअल लेबर। ओके, लिख लीजिए थोड़ा सा, कैजुअल लेबर श्रमिक जो कार्य की अधिकता के कारण, श्रमिक जो कार्य की अधिकता के कारण, श्रमिक जो कार्य की अधिकता के कारण एक अल्प समय के लिए, एक अल्प समय के लिए कार्य हेतु नियुक्त किए जाते हैं, कार्य हेतु नियुक्त किए जाते हैं, और इनके श्रम का भुगतान बहुधा ज्यादातर दैनिक कार्यानुसार भुगतान किया जाता है, दैनिक कार्यानुसार भुगतान किया जाता है। जैसे 2-4-10 दिन के लिए या 30 दिन के लिए, मतलब डे टू डे भुगतान करके पूरा किया जाता है। इस प्रकार को आकस्मिक श्रम बोलते हैं, कहते हैं, आकस्मिक श्रम कहते हैं। अब लास्ट आता है श्रम निकासी। लेबर टर्नओवर क्या है, लेबर टर्नओवर, श्रम निकासी। लिखिए श्रम निकासी क्या है, लिखो, किसी विशेष समय में, किसी विशेष समय में, किसी कारखाना में, किसी विशेष समय में, किसी कारखाना में कुल श्रमिकों की संख्या में से, कुल श्रमिकों की संख्या में से जो श्रमिक नौकरी छोड़कर चले जाते हैं, जो श्रमिक नौकरी छोड़कर चले जाते हैं, उनकी संख्या को कुल श्रमिकों की संख्या में भाग देने पर जो अनुपात आता है, भाग देने पर जो अनुपात आता है उसे श्रम निकासी कहते हैं, उसे श्रम निकासी कहते हैं।